हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बच्चों, आज हम जो है कक्षा 10 के जो विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 3 तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ठीक है, आप लोग थंबनेल पे देख चुके होंगे जो है सामने कि कक्षा 10 विज्ञान यूपी बोर्ड परीक्षा 2025-26 100% आने वाले जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें के जो प्रश्न हैं वो ऐसे ऐसे प्रश्न चुने गए हैं जो लमसम समझ लीजिए कि परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें से लिए गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं जो है अपने प्रश्नों को। जो है पहला प्रश्न क्या है इसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया है जो है, पहले प्रश्न को देख लीजिए आप लोग। जो है दिया गया है 2H2 + O2 = 2H2O। इस क्रिया को कहते हैं, यानी 2H2 दिया गया है और उसके बाद में O2 दिया गया है इक्वल टू 2H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो है जल का निर्माण कर रहे हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखो इसमें जो है हाइड्रोजन यहाँ पर है और ऑक्सीजन यहाँ पर है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये दिया गया है और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिलकर क्या बना रहे हैं? 2H2O, यानी कि जल का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें क्या कौन सी क्रिया है? वियोजन की क्रिया नहीं है, विस्थापन की क्रिया नहीं है, इनमें से कोई नहीं है तो है ही नहीं। तो आपका कौन सी क्रिया है? संयोजन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़कर क्या बना रहे हैं? जल। तो इनमें से कौन सी क्रिया होगी? संयोजन की क्रिया। संयोजन की क्रिया की जो इसकी परिभाषा है वो क्या? कि एक या एक से अधिक तत्वों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, पुनर्व्यवस्थित तो वो क्या कहलाती है? संयोजन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में जो है अगला प्रश्न जो है दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठीक है, अब आपको बताना है भौतिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन जो है इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, जलवाष्प उत्पन्न करता हुआ या उबलता जल या बर्फ पिघलकर जल उत्पन्न करती है या जल में नमक का घुलना या एलपीजी का दहन। इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? यह है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो जो है भौतिक परिवर्तन देखो, जलवाष्प यानी ये तो आपको पता ही है कि जो है जल से बर्फ बन जाता है और पुनः यानी ये ऐसे और फिर पुनः जो है इसको अगर परिवर्तित किया जाए तो बर्फ से पुनः जल और जल से पुनः वाष्प, ये प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, और फिर वाष्प से जो है जल और जल से फिर बर्फ, यानी ये प्रक्रिया आती जाती रहती है। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। बर्फ पिघलकर जल उत्पन्न करती है, यानी बर्फ पिघलकर जल बनेगी, जल फिर पिघलकर वो जमकर बर्फ बनेगी, ये भी आपकी भौतिक प्रक्रिया है। और इनमें से पूछा है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल में नमक का घुलना, यानी अगर जल दिया गया है और उसमें नमक को घोल दिया जाए तो ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। यानी जल को जला दिया जाए
यानी उसको गर्म कर दिया जाए तो फिर उसके बाद में फिर से जो है आपका नमक बच जाएगा। ठीक है, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। ठीक, यानी ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों आपके कौन से हैं? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जो ये एलपीजी का दहन है, ये एलपीजी का दहन जो है ये आपका है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि जो परिवर्तन है वो परिवर्तन दो प्रकार का होता है। परिवर्तन जो है यानी चेंजेस, ठीक है, प्रकृति में जो होने वाले चेंजेस होते हैं टू टाइप होते हैं। एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल, यानी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन, लेकिन एलपीजी का दहन जो है ये कैसा है? जो है रासायनिक परिवर्तन है। तो आपका आंसर जो आपका सही है वो कौन सा है? 3 नंबर आपका आंसर सही है। उसके बाद में जो है तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न दिया गया है इसमें, तीसरा प्रश्न दिया गया है कि 4NH3 ग्राम में और 5O2 इक्वल टू 4NO प्लस 6H2O अपक्रिया उदाहरण है। यानी ये जो अपक्रिया है वो किसका उदाहरण है? किस अपक्रिया का उदाहरण है? ठीक है, ये आपको बताना है। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है ये तीसरा बताना है कि 4NH3 5O2 इक्वल टू 4NO प्लस 6H2O अपक्रिया जो है किसका उदाहरण है? विस्थापन का, संयोजन का, रेडॉक्स का, कि उदासीनीकरण का। ये इनमें से जो है कौन सी ऐसी अपक्रिया जो है इसमें बन रही है जो इसका आंसर है। ठीक है, तो ये इसमें देखो जो है विस्थापन की अपक्रिया नहीं है, संयोजन की अपक्रिया भी नहीं है, उदासीनीकरण नहीं है क्योंकि उदासीनीकरण में लवण और जल बनता है। ठीक है, ये आपकी क्रिया कौन सी है? रेडॉक्स की क्रिया है। यानी कि जो है इसका आंसर कौन सा सही होगा? तीसरा सही होगा, यानी रेडॉक्स की क्रिया जो है आपका सही है। ठीक है, उदासीनीकरण में जो है ये लवण और जल बनता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये उदासीनीकरण हो गया और ये संयोजन में जुड़ता है, विस्थापन में अलग अलग होता है, यानी जो है एक या दो से अधिक तत्व के जो हैं वो आपस में विस्थापित करते हैं। ठीक है, तो और रेडॉक्स अपक्रिया में जो है ये आपका आंसर, ये आपका तीसरा नंबर सही है। ठीक है, फिर उसके बाद में चौथा है रेडॉक्स अपक्रिया में होता है। अब देखो रेडॉक्स अपक्रिया जो है उसमें क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया में कौन क्या होता है? उपचयन होता है, अपचयन होता है, उपचयन की अपचयन दोनों होता है या कोई भी नहीं। ठीक है, तो जो है अब देखो अभी जस्ट इसके पहले तीसरे नंबर में आया था कि रेडॉक्स अपक्रिया है, तो रेडॉक्स अपक्रिया क्यों है ये आपको जानना है। ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया क्यों है ये आपको जानना है। तो रेडॉक्स अपक्रिया इसीलिए है क्योंकि वहां पर उस क्वेश्चन में नहीं बताई, क्योंकि ये अगला क्वेश्चन था इसलिए यहाँ पे हमें समझाना जरूरी था। अब रेडॉक्स अपक्रिया जो है ये है, रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया ये रहा है आपका। ठीक है, इसमें जो है रेडॉक्स अपक्रिया दोनों में होता है, यानी इसमें उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है। ठीक, यानी अगर अलग अलग सिंगल सिंगल में पूछा जाता तो उपचयन भी थी अपचयन भी थी। ठीक है, लेकिन दोनों एक ही में है, उपचयन अपचयन, यानी ए बी। इसके स्थान पर अगर ऐसा भी विकल्प आ जाता कि ए बी या इनमें से कोई नहीं तो आपका ए बी सही था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों मिल रहा है, तो रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है? उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है। ठीक है, तो चौथे का आंसर आपका कौन सा सही है? तीसरा, सी नंबर। उसके बाद में जो है पांचवा है जल का विद्युत अपघटन करने पर जो है
करने पर H2 तथा O2 गैसों के मोलों का अनुपात होता है। जब हम जल का विद्युत अपघटन करते हैं, ठीक है, जल का विद्युत अपघटन करने पर H2 यानी हाइड्रोजन जो है, इसमें ये H2 और ये O2 जो गैस यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मोलों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें जो है, अगर जब हम इसका अपघटन करेंगे तो इसके मोलों का अनुपात जो है क्या होगा, बताइए आप लोग। 1.1 नहीं, 1.2 मतलब 1:2 नहीं, और 4:1 नहीं, होगा कौन सा, सी नंबर सही होगा, 2:1। ठीक है, 2:1 का अनुपात जो है होगा। कैसे होगा ये भी देख लीजिए। जैसे इसको देखिए, H2O में ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, और वही विद्युत जल का विद्युत अपघटन करने के लिए कह रहा है, तो अनुपात आपका कौन सा बन गया, 2:1 बन गया। वही आपका यहाँ पे आंसर सही आ रहा है। ठीक है, यानी यही जल का अपघटन कर रहा है, तो जल के अपघटन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो जो है यही आपका आंसर 2:1 का अनुपात बनता है। यही आपका आंसर सही है। उसके बाद में जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो दिया गया है इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। सभी धातुएं संक्षारित होती हैं। जंग का सूत्र Fe2O3 और यक्स H2O, यानी कि जो है यक्स के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 मिनट। थोड़ा सा समय दे दीजिए बस, क्योंकि ये सिस्टम हो गया।
जो है आपका 60वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सभी धातुएं संक्षारित होती हैं, या जंग का सूत्र Fe2O3 और XH2O, या लोहे पर जंग लगना रेडॉक्स क्रिया है, या लोहे के संक्षारण को जंग कहते हैं। और इनमें से पूछा है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये हमको बताना है। ठीक है, जो कथन सही नहीं है वो हमको चुनना है, या वो हमको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो जो है अब बताइए कि सभी धातुएं संक्षारित हो सकती हैं। जो जितनी भी धातुएं दी गई हैं वो सभी संक्षारित होंगी, या जंग का सूत्र ये है, तो ये तो गलत है। लोहे पर जंग लगना रेडॉक्स क्रिया है, जी नहीं, गलत है, क्योंकि उसमें जो है उपचयन और अपचयन दोनों पर क्रिया होती है। लोहे के संक्षारण को जंग कहते हैं। और उसके बाद में फिर है, अब ये दो तो बिल्कुल कंफर्म गलत हो गया। फिर उसके बाद में जो है कि सभी धातुएं संक्षारित होती हैं। जितनी भी धातुएं दी गई हैं वो संक्षारित होती हैं, तो सबसे पहला तो ये आपका सही है। ठीक, ये जो है आपका सही है। ये जो है पहला आपका विकल्प जो है क्या है, सही है, यानी उनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहले चीज तो ये सूत्र गलत है, तो ये हट गया। लोहे पर जंग लेना रेडॉक्स क्रिया, ये गलत है, यानी ये दो क्वेश्चन हट गया। अब आपको देखना इसमें से, तो सबसे पहले लोहे के संक्षारण को जंग कहते हैं, ये भी आपका गलत है। और सही आपका कौन सा है, ये सभी धातुएं जो है संक्षारित हो सकती हैं। अगर जब ये नहीं है तब ये आपका सही है। ठीक है, क्योंकि इसकी अपेक्षा ये ज्यादा जो है प्रेफर करता है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद में जो है फिर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सब जो है सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, यूनिट इसका आंसर गलत हो गया सर। सातवां क्वेश्चन वो छठवें का हम बता दिए हैं, फिर से देख लीजिए इसको, वह सही है। हाँ, सातवां ही तो है, छठा हो तो बता देते। सातवां क्वेश्चन जो है कि संक्षारण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जो संक्षारण होता है, ठीक है, नष्ट होता है धीरे धीरे, जिसको मूर्छा कहते हैं, जंग कहते हैं, वो नष्ट होने लगती है। पहला है संक्षारण के कारण एजी का रंग काला हो जाता है। एजी क्या है आपका, जो है एजी क्या है, एजी जो है ये है चांदी। एजी क्या है, चांदी। कापर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। जो कापर होता है क्या उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, और उसके बाद में संक्षारण धातुओं के लिए हानिकारक है। तो इसमें से जो है सातवें में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका कौन सा है। देखो धातुएं नष्ट होने लगती हैं, हाँ सही है। ठीक है, क्योंकि जब उसके ऊपर संक्षारण लगेगा, तो इसमें पूछा है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, ये आपका सत्य है, धातुएं नष्ट होने लगती हैं। उसके बाद संक्षारण के कारण एजी का रंग काला पड़ने लगता है, ये भी सत्य है आपका, ये भी सही है। कापर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। जो कापर होता है सीयू, उस पर जब संक्षारण लगता है यानी जंग लगता है, तो हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, ये भी सही है। चौथा विकल्प आपका पूछ रहा है संक्षारण धातुओं के लिए हानिकारक नहीं है, ये आपका असत्य है। यही आपका आंसर जो है असत्य है, यानी कि ये तीनों आंसर इसके नहीं हैं, आंसर आपका ये है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न को पढ़िए तो इससे क्या कह रहा है कि संक्षारण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन ऐसा है जो असत्य है, नहीं संक्षारण पर लागू नहीं होता। संक्षारण पर यह भी लागू होता है, नष्ट होगी, रंग बदलेगा,
ये भी, लेकिन संचरण धातुओं के लिए हानिकारक नहीं है, तो हानिकारक ही तो है, यही तो आपका जो है क्या है, आंसर है। संचरण जो है वो धातुओं के लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक है। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन जो है, 8वां देखिए, प्रतिआक्सी। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आज लिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिल्कुल समझ लीजिए कि बहुत ढूंढ ढूंढ के बनाया गया है तो आपके लिए। ये क्वेश्चन में से देख लेना, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2-4 नंबर तक ये मतलब गेस कर सकते हैं। बिल्कुल 100% ये देख लीजिएगा सिक्योर होके, 2-4 नंबर इसमें से आ जाएगा, कोई पक्का है। फिर दिया गया है, प्रतिआक्सी कारक के विषय में कौन सा कथन सही है। जो प्रतिआक्सी कारक है उसके विषय में जो है कौन सा कथन आपका सही है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये आपको देखिए जो है, ये अपचायक होते हैं, ये नहीं, अपचायक नहीं होते। BHA तथा BHT प्रतिआक्सी कारक हैं, नहीं। ये खाद्य तथा तैलीय पदार्थ का ऑक्सीकरण रोकते हैं, नहीं। तो ये तीनों जो है आपका, अभी देखो क्वेश्चन हम बता रहे हैं कैसे ये अपचयित हो जाते हैं। और इसमें पूछा क्या है कि प्रतिआक्सी कारक के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है कौन सा, ये। ठीक है, यानी ये बी नंबर जो है आपका, ये जो दिया गया है विकल्प बी नंबर, ये आपका सही नहीं है इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। प्रतिआक्सी कारक के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपका सही नहीं है। बाकी ये और ये तीनों क्या हैं, सही है। ठीक है, उसके बाद में 9 नंबर जो दिया गया है, 9 नंबर देखिए, 9 नंबर दिया गया है कि खाद्य सामग्री को विकृत गंधता से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। जो खाद्य, ये क्वेश्चन जो है कई बार आया भी है पेपर में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, पिछली बार भी आया था बोर्ड परीक्षा में। तो देखो, जब कोई खाद्य पदार्थ है, मान लीजिए इसे आमतौर पर बच्चे खाते हैं, जैसे चिप्स वगैरह, चिप्स है, कुरकुरे है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है, और या कोई जो नमकीन वगैरह बंद में रहती है, ठीक, यानी जितने भी खाने की वस्तुएं हैं, अगर इसके पैकेट में, ये पैकेट में होता है, ठीक है, ये जो है पैकेट में होता है, और अगर इसके पैकेट में कहीं से भी हवा जाने के लिए रास्ता मिल गया, यानी कहीं से हवा जाने के लिए रास्ता मिल गया, यानी कौन सी हवा, ऑक्सीजन, कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस, तो इसके अंदर का जो भी सामान खाने वाला भरा हुआ है, चिप्स है, कुरकुरे है, नमकीन है, वो सब क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, अर्थात नरम हो जाएगा। और नरम क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या होती है, नमी, ऑक्सीजन में क्या होती है, नमी होती है, और उसके कारण वो खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, क्लोरीन नहीं है। क्लोरीन भाई क्या उसको शुद्ध थोड़े ना करना है। ठीक है, कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो होती है ये इसको क्या करती है, जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन सबको क्या रखता है, सेम टू सेम जैसे वो पैक किया गया है वैसे उसको बरकरार बना रखता है। कब तक बनाए रखेगा, जब तक कि उसमें वो पैकेट खुले ना, तब तक। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जो 10वां नंबर, 10वां नंबर है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, यानी जो है लेड क्या है, पीबी। ठीक है, लेड से तो पहली चीज यही क्लियर हो गया कि पीबी। और नाइट्रेट का सूत्र जो है, वो नाइट्रेट का सूत्र कौन सा है, तो नाइट्रेट का सूत्र क्या है, पीबी देखो सब में है, पीबी यहाँ भी है, यहाँ भी है,
यहाँ भी है, यहाँ भी। ठीक है, यानी लेड का सूत्र चारों में दिया गया है। अब आपको पता करना है कि नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। तो नाइट्रेट का सूत्र जिसको पता है तो वो जो है तुरंत अपना आंसर लगा देगा एग्जैक्ट। ठीक है, बाकी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आंसर आपका कौन सा सही है? PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ऐसे सूत्र भी पूछेगा विकल्प में जो है, ऐसे सूत्र भी पूछेगा। क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में आता है पेपर, उसमें पूछता है कि लेड, जैसे मान लो यही है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र विकल्प में आ जाएगा, 1 नंबर का रहेगा। अब वहाँ पे तो कोई ऐसा मैथमेटिक्स क्वेश्चन है नहीं कि हम उसमें से ट्रिक लगा दें। ये जब आपको लर्न रहेगा, याद रहेगा, तो आप एग्जैक्ट आंसर, सही आंसर लगाएंगे, वरना जो है छूट जाएगा। उसके बाद में जो है 11 नंबर है, 11 नंबर है श्वेत श्यामपट्ट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है क्या? ठीक है, तो श्वेत श्यामपट्ट होता है। ठीक है, श्वेत श्यामपट्ट यानी श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है क्या? AgCl या PbNO3 का होल ट्वाइस या FeSO4 या CaCO3, ये चीज। ठीक है, इनमें से जो है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में क्या होती है? ब्लैक एंड व्हाइट जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जो है इसमें से कौन सा ऐसा यौगिक धातु है या जो पदार्थ है, आपके सामने जो भी आप समझे लिखा है, कौन सा प्रयुक्त होता है, कौन सा प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो जो है अब बताइए कि AgCl है, कि PbNO3 का होल ट्वाइस है, या FeSO4 है, या CaCO3 है। ठीक है, इनमें से जो है आपका आंसर कौन सा सही है? तो जो श्वेत श्याम फोटोग्राफी होता है, ये जो है ये नहीं प्रयोग किया जाता, ये नहीं प्रयोग किया जाता, ये नहीं प्रयोग किया जाता। आंसर आपका कौन सा सही है? AgCl सही है, यानी पहला विकल्प जो है आपका सही। AgCl को जो है हम किसमें? श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसमें का जो प्रश्न जितने भी दिए गए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये समझ लीजिए। बस आप लोग इसी तरीके से जो है क्लास में जुड़ते रहिए, देखते रहिए इसको, और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो है अच्छा अच्छा वीडियो बनाकर लाते रहेंगे, ताकि आपकी जो है बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, उसके बाद में है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? इसको कई बार बताया गया है कि जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, किसमें किसमें जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, यानी इससे कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं, इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है क्या बनता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो बनता है वो बनता है लवण और जल, ये चीज तो बनता है। ठीक, और किसके मिलने से बनता है? अम्ल एवं अम्लीय लवण से नहीं, क्षार एवं क्षारीय लवण से नहीं, अम्ल एवं जल से नहीं। किससे बनता है? अम्ल एवं क्षार से। यानी जब अम्ल एवं क्षार जो है, अम्ल और क्षार, ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। और इसी अभिक्रिया को, ये जो अभिक्रिया आपके सामने है, ठीक है, इसको सीधा करके लिख दें। ठीक है, ये सीधा करके लिख दे रहे हैं आपके सामने जो है, इसको हम सीधा करके लिख दे रहे हैं। यानी जो अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण और प्लस जल, ये बनता है। ठीक है, ये जो है आपके सामने हो गया, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। और ये जो आपके सामने समीकरण है,
अब जो है इसका समीकरण जैसे कि मान लो दे दिया जाए, अम्ल कोई सा ले लीजिए, HCl ले लीजिए, एक रिएक्शन भी देख लीजिए इसका रासायनिक समीकरण, क्षार ले लीजिए NaOH, ठीक है। इसको गर्म कीजिए, टेम्परेचर दीजिए, मिलाइए, तो कह रहा है कि सबसे पहले लवण बनेगा। तो लवण बनेगा तो क्या होगा, यानी कि इधर से जो है हो जाएगा Cl और इधर से हो जाएगा सोडियम, ठीक है। क्लोरीन और सोडियम मिलकर क्या बना देंगे, लवण बना देंगे, NaCl हो जाएगा। प्लस बचा क्या, H और OH, ठीक है, H और OH, तो आपका हो गया HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस H2O। अब ये हो गया आपका लवण और ये हो गया आपका जल। इसमें आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये जो क्रिया है HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस H2O, ठीक है, ये जो है कौन सी अपक्रिया है, ठीक है। अपक्रिया जो है 4 प्रकार की होती है, संयोजन की अपक्रिया, विस्थापन की अपक्रिया, और संयोजन की अपक्रिया, वियोजन की अपक्रिया, और उसके बाद विस्थापन की अपक्रिया, और फिर उसके बाद में द्विविस्थापन की अपक्रिया। तो आप लोग जो है ये समीकरण देख लीजिए, खूब अच्छे से सामने लिखा है, ठीक है। ये हम इसको बिल्कुल अच्छे से अंडरलाइन के लिए दूसरे कलर में कर दे रहे हैं, ठीक है। ये जो है इस समीकरण को आपको बताना है, कमेंट में लिख के बताइएगा, तो हम जान जाएंगे कि आप लोग जो है तैयारी सच में कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन सी अपक्रिया है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन, सिर्फ इसी 4 में आपका आंसर है और इसी 4 में आपको बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है, तो ये आप लोग जो है देखिएगा, ठीक। इसको कमेंट में बताइएगा कि कौन सा आंसर आपका सही है, मतलब कौन सी अभिक्रिया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका विकल्प कौन सा सही है, सी नंबर का विकल्प सही है, सी वाला विकल्प आपका सही है कि अम्ल एवं क्षार से जब क्रिया करता है, अम्ल जो है क्षार से जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण एवं जल, और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। यही अभिक्रिया जो है इसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण, इसी को कहा जाता है उदासीनीकरण, ठीक है। उसके बाद में जो है हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है रासायनिक समीकरण BaCl2 प्लस H2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2HCl है, ठीक है। योगात्मक अपक्रिया, निराकरण अपक्रिया और क्षेपण अपक्रिया, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखो इसमें से क्या हो रहा है, सबसे पहले जो है BaCl2 प्लस H2SO4, ठीक है, इक्वल टू BaSO4, यानी BaSO4 जो है और प्लस 2HCl, तो योगात्मक अपक्रिया तो है नहीं, ये जो है आपका गलत है पहले ही। निराकरण क्रिया नहीं है, सही कौन सा है आपका, अवक्षेपण की अपक्रिया, ठीक है। अवक्षेपण की अपक्रिया इसमें हो रहा है और इनमें से कोई का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। योगात्मक अपक्रिया क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें जुड़ता है, ठीक है। एक या दो तत्व उसमें आपस में संयोग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी अपक्रिया है, अवक्षेपण की अपक्रिया है। उसके बाद में 14 नंबर देखिए क्या है। 14 नंबर है जिन अपक्रियाओं में आयनों के विनिमय
जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है, जो भी अभिक्रिया आपने ली है उनको जो है जब आयन का विनिमय होता है तो उससे बने नए यौगिक बनते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं कि उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं या फिर वियोजन की अभिक्रिया कहते हैं। इसके बारे में जो है हमको बताना है। ठीक है, तो ये आप लोग बताइए जो है कौन सी अभिक्रिया है। तो देखो जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है प्रतिस्थापन। नहीं है। योगात्मक अभिक्रिया क्योंकि वो जुड़ेंगे, ये भी नहीं है। वियोजन अभिक्रिया टूटेंगे, ये भी नहीं है। तो कौन सी अभिक्रिया सही है आपकी? जो है उसमें से उभय अपघटन की, उभय अपघटन की जो अभिक्रिया है ये आपका आंसर सही है। ठीक है, तो चुपके चुपके जो है आप लोग मेहनत करते रहिए। ठीक है, रजाई के अंदर इस समय ठंडी का मौसम है और ठंड भी लग रहा है अच्छे से, तो आप लोग जो है जो मेहनत कर रहे हो उसी रजाई के अंदर खूब खामोशी से मेहनत करो। ठीक है, और जो परिश्रम है वो इतनी खामोशी से करो कि जो आपकी सफलता मिले जब तो वो शोर मचा दे। ठीक है, लेकिन आजकल तो उसका बड़ा उल्टा हो गया है सिस्टम। ठीक है, उल्टा सिस्टम ये है कि मेहनत ही इतनी शोर मचा के करते हैं लोग कि सफलता उनको खामोश कर देती। ठीक है, अभी कोई फॉर्म वगैरह डाल देंगे तो जब तक सारे रिश्तेदारों को सबको बता नहीं देंगे कि हाँ, अगर किसी का कॉल आ गया, फोन आ गया तो तुरंत कहेंगे अरे हम तो डिस्टर्ब कर दिए, हम तो फला चीज़ की तैयारी कर रहे थे। अरे भाई, इसको बताने की क्या ज़रूरत है? आपके पास टाइम नहीं है, आप तैयारी कर रहे हैं तो 2 मिनट 1 मिनट बात करके रख दीजिए, नहीं तो जितनी देर आप पढ़ रहे हैं उतनी देर जो है फ़ोन को आप रखिए। ठीक है, तो जो मेहनत है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी जो सफलता रिजल्ट जब आओगे आपका बढ़िया से 90 95% 92%, तो वैसे लोग जानेंगे। ठीक है, तो मेहनत खामोश होके करो, सफलता ही आपको सब जगह फैला देगी, आपको प्रचलित कर देगी। उल्टा वाला जो बोले हैं, उल्टा वाला मत करना। ठीक है, हाँ। फिर है कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। जब हम कार्बन को वायु में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये उदाहरण किसका है? संयोजन अभिक्रिया का कि विस्थापन अभिक्रिया का कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का, ठीक है, या वियोजन अभिक्रिया का। इनमें से जो है कौन सा सही है? तो देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन है यानी C और को वायु में जलाते हैं O2, ठीक, जो आपका प्रश्न कह रहा है सेम वही प्रक्रिया हम कर रहे हैं। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, तो ये कार्बन हो गया। उसको ऑक्सीजन में जलाते हैं तो जला दीजिए भैया। अब बन क्या रहा है? CO2। तो आपको बता, समीकरण आपके सामने लिख गया, C+O2 = CO2। ठीक है, देख लीजिए समीकरण संतुलित है। इधर से देख लीजिए समीकरण संतुलित है। देखो, कार्बन इधर भी सिंगल है, इधर भी सिंगल है, ऑक्सीजन इधर भी डबल है, इधर भी डबल है। ठीक, अब आपको बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन की अभिक्रिया, विस्थापन की अभिक्रिया, द्विविस्थापन की अभिक्रिया कि वियोजन की अभिक्रिया। ठीक है, समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है और आंसर आपको बताना है देखकर। कई बार ये जो है प्रश्न इस तरीके से हल करवा चुके हैं, अभी इसी में 1-2 आया विकल्प। ठीक है, अब देखो, वियोजन तो है नहीं क्योंकि टूट नहीं रहा है। द्विविस्थापन इसमें कहीं हो रहा है कि एक साथ 2 या 2 से अधिक यौगिक या तत्व जो है विस्थापित हो रहे हैं, ये भी हट गया। विस्थापन भी नहीं हो रहा है। विस्थापन कब होता? इसमें से
और कोई एक तत्व या यौगिक लिया गया होता तो वो आपस में जब जो है विस्थापित होते तो वो विस्थापन की अभिक्रिया हो जाती। तो कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन की। यानी आपका आंसर कौन सा सही है? संयोजन सही है। ठीक है, संयोजन की अभिक्रिया है। यानी ये 15 नंबर का जो है आपका विकल्प कौन सा है? अब देखो एक चीज याद रखना, उसमें चारों अभिक्रिया यहाँ पे दी गई है, मुख्य रूप से चारों अभिक्रिया जो है यही है। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं वो यही है। नंबर 1 पे ये है संयोजन, नंबर 2 जो है ये है वियोजन, और नंबर 3 जो है विस्थापन, और नंबर 4 जो है द्विविस्थापन। ठीक, अब हम इसमें बता रहे हैं संयोजन, अलग अलग सबको बता दे रहे हैं। ठीक है, कि हम कैसे पहचानेंगे। जो है संयोजन में क्या होता है कि दो तत्व या दो से अधिक तत्व होंगे या यौगिक होंगे, कुछ भी हों, ठीक है, लेकिन हम सीधा लिख रहे हैं कि दो तत्व आपस में जुड़ते हैं। ठीक, शॉर्ट में है दो तत्व आपस में क्या करते हैं? जुड़ते हैं। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? संयोजन। दूसरा है वियोजन। वियोजन, वियोजन में क्या है? एक यौगिक दो तत्वों में टूटता है। दो तत्वों में टूटता है, ये हो गया वियोजन का। और उसके बाद में फिर आता है विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है कि एक से अधिक यौगिक, यानी मान लो दो यौगिक, एक से अधिक यौगिक एक से अधिक यौगिक के तत्व, एक से अधिक यौगिक के तत्व जो है वो क्या करते हैं? आपस में विस्थापित होते हैं, यानी स्थानांतरित होते हैं। अपने स्थान को क्या करते हैं? स्थानांतरित होते हैं। ठीक, और उसके बाद में द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक यौगिक हों। ठीक, दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक यौगिक होंगे, वो विस्थापित होंगे यानी स्थानांतरित होंगे। ठीक है, यही इसकी पहचान है। ठीक है, यही इसकी क्या है? पहचान है। संयोजन में क्या होगा कि दो तत्व आपस में जुड़ेंगे, संयोजन हो जाएगा। वियोजन में एक यौगिक दो तत्वों में टूट जाएगा, वियोजन हो जाएगा। विस्थापन में एक या एक से अधिक यौगिक के तत्व आपस में स्थानांतरित, स्थान बदल दें। यानी मान लो कि ये बी एक यौगिक है और प्लस इधर जो है मान लीजिए और प्लस इधर हो गया सी डी। अब विस्थापन में यहीं पे समझ लीजिए कैसे विस्थापन में, यानी अब एक यहाँ पर ए बी साथ में था, लेकिन यहाँ पे ये ए सी के साथ में मिल गया, स्थानांतरित हो गया, बी डी के साथ में मिल गया।
अब ये कौन सा हो गया, विस्थापन की अभिक्रिया हो गया। इसी प्रकार से द्विविस्थापन होगा, ठीक है, तो द्विविस्थापन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, तो ये जो है आपको बताना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला है निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3, उदाहरण है ऊष्मा CaO + CO2 का, विस्थापन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का, कि अपघटन अभिक्रिया का, कि संयोजन अभिक्रिया का, इनमें से किसका उदाहरण है। ठीक है, यानी जो ये CaCO3 किसका उदाहरण है। ठीक है, इनमें से जो है इसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो देखो CaCO3 में जो है, यहाँ पे देख लीजिए पहले CaCO3, ठीक है, CaCO3 ये एक यौगिक के रूप में है, मतलब संयुक्त है, एकत्रित है, और इसके बाद में बन रहा है जो, वो क्या बन रहा है, CaO, यानी इसमें से एक O निकल गया, बचा क्या क्या, बचा आपका CO2, ये बच गया, इतना बचा, तो विस्थापन हो नहीं रहा है, गलत, द्विविस्थापन हो नहीं रहा है, ये भी गलत, जुड़ कहाँ रहा है, टूट रहा है, खत्म। आपका आंसर कौन सा सही है, अपघटन। अब उसी को चाहे अपघटन कहो, चाहे विघटन कहो, चाहे वियोजन कहो, वही है, यानी यहाँ पर एक यौगिक टूट गया, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपघटन की अभिक्रिया हो गई। ठीक है, उसके बाद में 17 नंबर देखिए, 17 नंबर जो है, सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिण की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। ठीक है, जब सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिण की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से, देखो अब CO2 और प्लस H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जब ये दोनों मिलते हैं तो ये कह रहा है कि कौन सा यौगिक बनता है, कौन सा यौगिक बनता है भैया। ठीक है, तो अब बताइए जो है कौन सा यौगिक बनता है इसमें से, बताओ, क्योंकि कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो अब इसमें से कोई ऐसा यौगिक दिया गया है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया गया हो, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, गलत, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, गलत, इसमें ऑक्सीजन है नहीं है, गलत, और ऑक्सीजन आता किसमें है, ग्लूकोज में। ठीक है, अब जो है ग्लूकोज बनता है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। ठीक, इतना आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल के आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे बनेगा ये हम आपको बता दे रहे हैं, तो आप लोग बताइएगा। हमने बता दिया कि सूर्य, देखो विकल्प हमने देखा नहीं, लिखा है सामने, चलो ठीक है, फिलहाल जो ये क्वेश्चन कह रहा है वो हमने आपके सामने लिखा है। ठीक है, और अब देखो कह रहा है कि जब CO2 और H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तब जो है बनता है क्या, कि संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा बनता है। तो देखो इसमें है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे दिया गया है, यानी कि ये तो तय है कि जो भी यौगिक बनेगा उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। तो अब इसमें कहीं जो है कार्बन, मान लीजिए कि हम चलो मान ले रहे हैं इसको कार्बन है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर क्या है आपका, ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का आंसर आप लोग जो है सूत्र, इसका जो है
रासायनिक सूत्र आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो हम देखें, समझ जाएंगे कि हम लोग वाकई में मेहनत करके पढ़ते हैं। ठीक है, यानी आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यही क्वेश्चन में आ जाए कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र लिखिए, 10 नंबर का है, मान लीजिए एक ही क्वेश्चन ये 10 नंबर का आ जाए और जिसको पता है वो सूत्र लिख देगा, 10 नंबर लेकर चला जाएगा, और जिसको नहीं पता है उसका 10 नंबर गया। ठीक है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को तैयार कीजिए। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है दिया गया है कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र। कैल्शियम नाइट्रेट का एक बार पहले भी आया था, थोड़ा सा बड़े दूसरे क्वेश्चन में था। ठीक है, तो सूत्र हमें तो लग रहा है कि आप लोगों को पता है। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ही आपका सही है, यानी CaNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये जो है कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है। ठीक, 2 बार शायद हो गया है, लेकिन वो कुछ क्वेश्चन दूसरे टाइप का था। अगला है जब लिटमस विलयन ना हो, ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह कौन से रंग का होता है? जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो, तब ये जो है कौन से रंग का होता है? लाल, कि नीला, कि बैंगनी, कि पीला? इनमें से जो है कौन सा आंसर सही होगा जो है ये आपको बताना है। तो जब लिटमस पेपर देखिए ना तो अम्लीय है, तो अम्लीय अगर होता है तो लाल रंग देता है, क्षारीय अगर होता है तो नीला देता है। ठीक है, तो अब ये दोनों तो पहले से कट गए, क्यों? क्योंकि कह रहा है कि ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, तो अब इसके बारे में हमें सोचना ही, ये तो दिमाग से हटा दो, क्योंकि जब ना अम्लीय है और ना क्षारीय है तो ये दोनों तो हो नहीं सकता, 100% श्योर होगा पहले से। अब बचा कौन सा? ठीक है, बचा आपका बैंगनी और पीला। ठीक, बैंगनी और पीला, तो जब पीला तो बनता नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका आंसर सही? बैंगनी, यानी बैंगनी रंग का जो है क्या करता है? विलयन देता। ठीक है, बैंगनी रंग का जब विलयन देता है तो आप लोग जो है कमेंट में बैगन की अंग्रेजी बताना। ठीक है, बैगन की सब्जी खाते होंगे, अच्छी भी लगती होगी, तो बैगन की अंग्रेजी बताना। ठीक है, क्या होता है? क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल के आपको बताए दे रहे हैं, उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा उसका आंसर। ठीक, अब जो है हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति होती है। ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन होता है वो H+ की प्रकृति कैसी होती है ये आपको बताना। ठीक है, तो उदासीन नहीं होती, क्षारीय नहीं होती, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है, होती है अम्लीय। अब अगर आपको एक सिद्धांत है वो पता है तो आप ये जान जाएंगे कि H+ आयन की प्रकृति अम्लीय क्यों होती है। एक जो है हम आपको बता दे रहे हैं, एक जो है आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक। ठीक है, इन्होंने अम्ल एवं क्षार की परिभाषा में बताया हुआ है कि जो जलीय विलयन के साथ में H+ आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे? अम्ल, यानी कि अम्लीय होंगे। ठीक, और जो OH- आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे? क्षार, यानी कि वो क्या होंगे?
क्षारीय। ठीक है, तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति अम्लीय क्यों। क्योंकि आर्हेनियस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सिद्धांत दिया था, अपना सिद्धांत। जैसे अम्ल की परिभाषा तो वैसे नॉर्मली सब लोग जानते हैं कि जो है जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, लेकिन आर्हेनियस ने अपने सिद्धांत में ये बताया कि जो है जल के साथ H+ आयन देता है, जब जल के साथ क्रिया करता है तो H+ आयन देता है, और वो H- आयन दे तो क्षारीय, H+ आयन दे तो अम्लीय, तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। अब उसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है इसमें दिया गया है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है, जो रासायनिक समीकरण दिया गया है इसको करना है संतुलित। ठीक, इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए जो है हमको कुछ बातों का ध्यान करना पड़ता है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं उनको हम कहते हैं अभिकारक। उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो तत्व बनता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक, अब जैसे मैथ में सवाल लगाते हैं तो आप लोग LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड यानी RHS देखते हैं कि दोनों पक्ष हमारा क्या हो, बराबर हो। तो इसमें भी वही, यानी अभिकारक में जो तत्व भाग ले रहे हैं, पहला पॉइंट तो हमें ये देखना है कि अभिकारक में जो तत्व भाग ले रहे हैं वही तत्व उत्पाद में हैं। अगर हैं तो आपका समीकरण सही है। दूसरा पॉइंट ये देखना रहता है कि अभिकारक में तत्वों की संख्या, यानी उसमें अणु या परमाणुओं की संख्या जितनी अभिकारक में है उतने उत्पाद में भी है। अगर है तो सही है, अन्यथा समीकरण आपका क्या है, गलत है। ठीक है, तो इस चीज को हमें देखकर जो है अपनी समीकरण को हल करना है। ठीक है, अब जो है इसको थोड़ा हम इधर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा, अब जो है देख लीजिए, जैसे पहला समीकरण दिया गया है, अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है इसको देखिए, देखो इधर ही H2 है। ठीक है, तो इसको हल करने मतलब हमें देखने, इसको क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, इधर 2 है और इधर कितनी है, 3 है। इसको हल करने का सही तरीका यही है, अगर देखा जाए कि हम कैसे जानेंगे। तो ये बाएं पक्ष में हाइड्रोजन इतना है और नाइट्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 2 और नाइट्रोजन है 2, और बराबर के उस तरफ नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन है 1 और हाइड्रोजन कितना है 3। अब हाइड्रोजन को बराबर करेंगे, अगर मान लो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, यहाँ 4 हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसमें यानी इसमें कितने से 3 और इसमें कितना से करते हैं 2 से। अब ये हो गया हाइड्रोजन हमारा बराबर, और नाइट्रोजन भी देखो उसमें ये लगा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रोजन की भी संख्या हमारी क्या हो गई 2। अब हमारी संख्या क्या हो गई, बराबर। तो जो है यहाँ पर हो जाएगा 3H2 प्लस N2, ये वो ऐसे रहेगा, और समीकरण आपका बन गया इधर
2NH3। ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। फिर दिया गया है BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस इक्वल टू AlCl3 प्लस BaSO4। ये समीकरण दिया गया है। तो इधर लिख लीजिए पहले BaClAlSO इतना दिया गया है। इधर भी Ba के सामने Ba लिख दीजिए, Cl के सामने Cl लिख दीजिए, Al के सामने Al लिख दीजिए और S के सामने S और O के सामने O लिख दीजिए। इधर Ba की संख्या 1, Cl की संख्या 2, Al की संख्या 2, S की संख्या 1, S की संख्या 3 है। S की संख्या कितनी है? 3 है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 12। इधर Ba की संख्या कितनी है? 1। फिर उसके बाद Cl की संख्या 3, Al की संख्या 1, S की संख्या 1, O की संख्या 4। आप बराबर कर लीजिए। देखो इधर ऑक्सीजन 12 है तो इधर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो ये भी 12 हो जाएगा, बराबर। अब जब हम इसमें 3 से गुणा करेंगे इस वाले में, तब तो ऑक्सीजन हमारा 12 होगा, तभी तो ऑक्सीजन हमारा 12 होगा। तो बेरिलियम भी कितना हो जाएगा? 3 से, तो ये भी हो जाएगा 3। अब ये भी 3 Cl इसमें गुणा कर देते हैं जो है 2 से, और इधर भी गुणा हो जाएगा 3 से। अब इधर 3 से गुणा होगा तो BCl2 है इसके साथ में, ठीक है। अब इधर हो गया और Al इधर 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, यानी हमारी संख्या सब क्या हो गई? बराबर हो गई। तो देखो इधर कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, यानी 3BaCl2 प्लस उसके बाद में ये हो जाएगा आपका Al2SO4 का होल थ्राइस इक्वल टू, अब इधर Al के साथ में 2 से 2AlCl3 प्लस B यहाँ पे जो है 3BaSO4। अब देख लीजिए आपका समीकरण क्या है? संतुलित है, ठीक है। ये समीकरण आपका जो है क्या हो गया? संतुलित हो गया। यानी हमको ये देखना रहता है कि दोनों पक्ष में हमारे जितने भी तत्व दिए गए हैं उनके अणु एवं परमाणुओं की संख्या जो है सही है, बराबर है, ये चीज हमको देखना है, ठीक है। फिर है H2S प्लस O2 इक्वल टू SO2 प्लस H2O। अब इसको देख लीजिए, तो जो है इस चीज को देखिए, यहाँ पे SO3BaSO4 ये तो दिया गया था। हाँ, अब जो समीकरण आपका है H2, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन दिया गया है 2, यस दिया गया है 1, ऑक्सीजन दिया गया है 2, और इधर दिया गया है सल्फर 1, ऑक्सीजन 2, और उसके बाद में हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन और है। तो इधर जो है ऑक्सीजन की संख्या 3 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है। सल्फर दोनों तरफ बराबर है, हाइड्रोजन एक तरफ 2 है एक तरफ 2 है, यानी दोनों बराबर है। तो अब हम जो है क्या इसे बराबर करें जो है, यानी हम ऑक्सीजन में अगर
इधर 3 से गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, और इधर गुणा कर देते हैं 3 से, तो 3 2 5 हो जाएगा। 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 और 2 4 हो जाएगा। बाकी सब बराबर है, यानी कि H2 और इधर भी H2 है, तो 4। जो है H2 और H2, यानी 2 और 3, 2 और 3 और 2 और 2। किससे होगा देख लीजिए एक बार मैच कीजिए भाई। देखो है तो अगर 2 से गुणा करें तो देखो इसमें 2H2S प्लस 3O2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2SO2, यानी सल्फर दोनों तरफ बराबर हो गया, 2 सल्फर जो दोनों तरफ बराबर हो गया। उसके बाद में फिर बचा जो है हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 है, तो यहाँ पे 2 दूनी 4। ये समीकरण आपका संतुलित हो गया। अब 3 समीकरण हमने संतुलित करके बता दिया है, और एक समीकरण ये और एक समीकरण ये, इसको आप लोग जो है संतुलित करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, हम उसको देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको लिखेंगे तो उसको देख लेंगे कि आप लोगों ने क्या लिखा, कितना समझा, कैसे पढ़ा। ठीक है, ये जो है आपका 21 क्वेश्चन था, सबसे बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था। इसमें से आप लोग देखिएगा पेपर में जो आपकी बोर्ड परीक्षा सन 2026 में होने वाली है 18 फरवरी से, साइंस में इसमें से आपका 2-4 नंबर तो 100% श्योर है कि आएगा, बिल्कुल कंफर्म। इतने से हम गारंटी ले रहे हैं, इतने में आपका 2-4 नंबर का प्रश्न आएगा, बिल्कुल 100% तय है। ठीक है, आप लोग जो भी पढ़िए अच्छे से मन लगा के और बहुत केयरफुली पढ़िए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।